हेलो दोस्तों। हम पढ़ रहे हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर की फर्स्ट बुक शिक्षा का समाजशास्त्री एवं दार्शनिक आधारगत परिप्रेक्ष्य। और पार्ट 2 में हम लोग पढ़ चुके हैं औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा। और अब हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षा के उद्देश्य। ये जो हमारा सिलेबस है ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से रिलेटेड है। जो बच्चे उस ऑर्गेनाइजेशन से, उस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हैं, वो इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। आई थिंक, मुझे लगता है कि बुक्स तो सब जगह सेम ही होती होगी क्योंकि पॉइंट है वो तो सेम ही है। नो प्रॉब्लम, कोई भी देख सकता है इसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा के व्यक्तित्व उद्देश्य। तो फर्स्ट है हमारा शिक्षा का व्यक्तित्व उद्देश्य और उसके बाद हम पढ़ेंगे शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्यक्तित्व उद्देश्य से तात्पर्य यह है कि शिक्षा द्वारा व्यक्तिगत शक्तियों, योग्यताओं और क्षमताओं का विकास किया जाना चाहिए। यह उद्देश्य मुख्य रूप से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना चाहता है। इसके अनुसार शिक्षा को ऐसा वातावरण प्रस्तुत करना चाहिए जिसमें व्यक्ति अपनी योग्यताओं, क्षमताओं का स्वतंत्र रूप से विकास कर सके और अपने जीवन को अधिक सफल और उन्नत बना सके। शिक्षा का व्यक्तित्व उद्देश्य व्यक्ति की व्यक्तित्व भिन्नताओं पर बल देता है। व्यक्ति को अपनी योग्यताओं, रुचियों, अभिरुचियों, क्षमताओं और आवश्यकताओं के अनुसार विकास करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। जिस व्यक्ति की रुचि कला और संगीत में है, उसे ऐसी ही शिक्षा मिलनी चाहिए जिससे वह अपने क्षेत्र में कुशल हो सके। ऐसे व्यक्ति को डॉक्टर, इंजीनियर या क्लर्क बनाकर उसके प्रति अन्याय करना है। वर्तमान युग में रूसो, पेस्टोलॉजी, क्रॉबेल, टी.पी. नन आदि दार्शनिकों और शिक्षा छात्रों ने इस उद्देश्य को अधिक महत्व दिया है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा की व्यवस्था व्यक्ति के अनुरूप होनी चाहिए। देखिए कितनी अच्छी बात की कि जो एजुकेशन है, देखिए एजुकेशन अलग अलग फील्ड में है, लेकिन कई बार होता है कि बच्चों पे ये प्रेशर डाल दिया जाता है कि मोस्टली पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जबकि बच्चा वो बनना ही नहीं चाहता है। ठीक है, इसका सबसे अच्छा हमारा एग्जाम्पल जो आप लोगों ने थ्री इडियट फिल्म देखी होगी, ठीक है, उससे वो इसी बेस पे बनी है कि जो बच्चा चाहता है, जो व्यक्ति चाहता है, उसको अपनी ही योग्यता के अनुसार वो सारे काम करने चाहिए ताकि वो अपने मन से भी खुश रह सके और वो उसमें बहुत अच्छा भी कर सके। अगर कोई चीज़ किसी दबाव में होती है तो वो व्यक्ति वो काम तो कर लेता है लेकिन उसको अंदर से वो खुशी नहीं मिल पाती है। संकुचित अर्थ में शिक्षा के व्यक्तित्व उद्देश्य को आत्म अभिव्यक्ति, बालक की शक्तियों का सर्वांगीण विकास तथा प्राकृतिक विकास आदि नामों से पुकारा जाता है। इस अर्थ में यह उद्देश्य प्रकृतिवादी दर्शन पर आधारित है। इसके प्रतिपादकों का अटल विश्वास है कि समाज की अपेक्षा व्यक्ति अधिक बड़ा है। समाज की अपेक्षा व्यक्ति अधिक बड़ा है। अतः उनकी धारणा यह है कि परिवार, समाज तथा स्कूलों को बालक की व्यक्तिगत शक्तियों को विकसित करने के लिए स्थापित किया गया है। इस दृष्टि से प्रत्येक राज्य और सामाजिक संस्था का कर्तव्य है कि वह व्यक्ति के जीवन को अधिक से अधिक संपन्न और सुखी एवं पूर्ण बनाए। देखिए, यानी कोई किसी पे दबाव ना डाले। व्यापक अर्थ में शिक्षा का व्यक्तित्व उद्देश्य हमारे समक्ष आत्म अनुभूति के रूप में प्रकट होता है। मनोविज्ञान भी व्यक्तित्व के विकास व्यापक अर्थ का समर्थन करता है। आधुनिक मनोवैज्ञानिक प्रयोगों ने यह सिद्ध कर दिया है कि प्रत्येक बालक एक दूसरे बालक से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक दृष्टि से भिन्न होता है। बिल्कुल सही बात है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से एकदम अलग होता है। यह भिन्नता रुचियों, शक्तियों, विचारों तथा कार्य करने की क्षमता में भी होती है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि अगर एक बच्चा किसी चीज़ को पिक कर सके यानी उठा सकता है तो दूसरा बच्चा भी उस चीज़ को ऐसा कर सकता है। अगर किसी को अगर डांस में इंटरेस्ट होगा तो किसी को सिंगिंग में होगा, तो वो क्या होती है, रुचियाँ होती हैं। तो सब डिफरेंट डिफरेंट होते हैं।
यही नहीं, प्रत्येक बालक की सामान्य बुद्धि, जीवन के आदर्श तथा कार्य करने की गति में भी विशेष अंतर होता है। कोई किसी को फास्ट करता है, कोई जल्दी करता है, किसी का आईक्यू लेवल स्ट्रांग होता है तो किसी का नहीं होता है। किसी बालक की बुद्धि मंद होती है तो किसी की प्रखर। इसी प्रकार एक बालक शारीरिक कार्य में रुचि लेता है तो दूसरा मानसिक कार्य करना पसंद करता है। यदि प्रत्येक बालक के व्यक्तिगत का उत्तम विकास करना है तो व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत को दृष्टि में रखना होगा। अतः प्रत्येक स्कूल का कर्तव्य है कि बालक की रुचियों, आवश्यकताओं तथा योग्यताओं को दृष्टि में रखते हुए उसके समक्ष ऐसे अवसर प्रदान करे जिनके आधार पर उसकी मूल प्रवृत्तियां निखर जाए तथा उसकी समस्त शक्तियों एवं गुणों को या गुणों का समुचित विकास होकर वह एक उत्तम व्यक्ति बन जाए। शिक्षा के द्वारा व्यक्तिगत विकास के उद्देश्य। अब शिक्षा के द्वारा व्यक्तिगत विकास के उद्देश्य। हाँ, समाज के अंतर्गत कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे व्यक्तित्व के नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते। आप अलग होंगे। और आप अपने घर में देख लीजिए, 5 लोग हैं, पांचों जो 5 हो या 6 जो भी हो, सब अलग अलग ही होंगे, कोई एक जैसा नहीं होगा। सब में कुछ ना कुछ भिन्नताएं होती है, चाहे वे क्षमता हो, रुचि हो या बुद्धि आदि हो। शिक्षा के द्वारा व्यक्तियों की व्यक्तित्व भिन्नताओं क्या होती है? रुचियों, क्षमताओं, बुद्धि आदि के विकास को बढ़ावा देना ही व्यक्तित्व उद्देश्य का आधार है। इसके अंतर्गत निम्न प्रकार के उद्देश्य हैं। फर्स्ट है हमारा शारीरिक विकास से संबंधित उद्देश्य। तुलसीदास जी ने कहा है कि तुलसी धनहान शरीर लो, अर्थात शरीर से ही सब कुछ है। स्वस्थ शरीर से ही मनुष्य सभी उद्देश्यों, सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। अतः शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य शारीरिक विकास करना है। स्वस्थ शरीर से अभी सभी इच्छाओं की प्राप्ति की जा सकती है, चाहे वे भौतिकता से संबंधित हो या आध्यात्मिकता से। भौतिकता से संबंधित यह है कि अगर आप का शरीर स्वस्थ है तो आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। और आध्यात्मिकता से यह कि अगर आपका स्वस्थ शरीर है तो आप आध्यात्म यानी कि मेडिटेशन वगैरह भी अच्छे सकते हो। आप ये देखिए, एक व्यक्ति जो यंग होता है और एक व्यक्ति जो ओल्ड एज में चला जाता है, तो अगर उनकी बॉडी सही है तब तो ओल्ड एज में भी वो भौतिकता और आध्यात्मिकता दोनों को कर सकता है। अदरवाइज अगर वो यंग है और उसकी बॉडी ठीक नहीं है तो वो ये दोनों काम भी अच्छे से नहीं कर सकता है। बौद्धिक या मानसिक विकास से संबंधित उद्देश्य। मस्तिष्क से ही मनुष्यों की सभी क्रियाओं एवं गतिविधियों का संचालन करता है। मनुष्य मस्तिष्क से ही इन दोनों का संचालन करता है, चाहे वो बौद्धिक हो या मानसिक हो। मस्तिष्क के बिना मनुष्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मानसिक रूप से विकसित मनुष्य ही सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों के संबंध समस्याओं का समाधान करता है। सत्य, असत्य, उचित, अनुचित, भाषा का ज्ञान और अध्यात्म का ज्ञान तथा यथार्थता का ज्ञान बालकों के मानसिक विकास से ही संभव हो पाता है। मानसिक विकास के द्वारा बालकों में तर्क, मनन, चिंतन, स्मृति, निरीक्षण एवं निर्णय लेने की क्षमताओं का विकास होता है। अतः बालकों का मानसिक विकास शिक्षा का प्रमुख कर्तव्य है, ठीक है। तो यहाँ पे शिक्षा का प्रमुख कर्तव्य है कि बच्चों में तर्क वितर्क की चीज़ें हो, उनसे क्वेश्चंस पुटअप किए जाएं और बच्चों का मन भी देखें कि हाँ कि बच्चा जो पढ़ रहा है वो उसमें उसका मन लग रहा है नहीं लगा, अगर नहीं लग रहा है तो क्यों नहीं लग रहा है, ठीक है। उसका मेमोरी पावर कितना तेज है। और कुछ ऐसे वर्क उनको दे दिए जाएं कि वो खुद ही उसमें निरीक्षण करें और खुद ही डिसीजन ले पाएँ। तो जो व्यक्तित्व उद्देश्य ये भी है कि बच्चों का बौद्धिक और मानसिक विकास भी अच्छे से हो। उत्तम चरित्र के विकास का उद्देश्य। समाज के अंतर्गत मनुष्यों के व्यवहार तथा रहन सहन से संबंधित कुछ नियम और सिद्धांत होते हैं, बिल्कुल होते हैं, ठीक है। तो हमारा जो समाज है उसमें भी कई नियम हैं। तो जब शिक्षा का उद्देश्य ये भी है कि बच्चा समाज के अकॉर्डिंग बने, समाज के जो व्यवहार रहन सहन है उनसे संबंधित जो नियम है उसको फॉलो करे।
आचार विचार से संबंधित नियमों का पालन करना नैतिकता कहलाती है। नैतिकता के लिए चारित्रिक रूप से सुदृढ़ होना आवश्यक है। बालकों का नैतिक एवं चारित्रिक विकास समाज एवं व्यक्तिगत दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अतः बालकों का नैतिक तथा चारित्रिक विकास शिक्षा के व्यक्तित्व विकास का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। सांस्कृतिक विकास से संबंधित उद्देश्य। देश की सांस्कृतिक विचारधाराओं एवं गतिविधियों के विकास के लिए भी शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। शिक्षा का उद्देश्य बालकों में अपने देश की संस्कृति के प्रति आस्था रखने एवं उन्हें उस संस्कृति के अनुरूप आचरण करने का भी प्रावधान निहित होता है। ठीक है, अपने देश की संस्कृति, अपने देश के कल्चर को कभी भी भूलना नहीं चाहिए और उसको हमेशा उसका रेस्पेक्ट करना चाहिए। आध्यात्मिक विकास से संबंधित। पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव को देखते हुए आज शिक्षा का उद्देश्य बालकों में आध्यात्मिक गुणों की वृद्धि करके उनका आध्यात्मिक रूप से विकास करना है। भौतिकवाद के कारण देश में आध्यात्मिकता धीरे धीरे खत्म होती जा रही है या कम होती जा रही है तथा हम अपनी मूल संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। बालकों में आध्यात्मिक मूल्यों को जागृत करने का कार्य शिक्षा के व्यक्तित्व विकास के उद्देश्यों में निहित होना चाहिए, जिससे बालक उस परम शक्ति को समझ सके और संपूर्ण विश्व का संचालन जो करती है, कौन करती है? आध्यात्मिकता। आर्थिक विकास का उद्देश्य। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे बालकों में आर्थिक सक्षमता का विकास हो, बालक व्यक्तिगत एवं पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम बन सके तथा ऐसा उद्देश्य शिक्षा के व्यक्तित्व विकास में निहित होना चाहिए। ठीक है, एजुकेशन ऐसी हो कि उसको कम से कम वो अपना सोर्स ऑफ अर्निंग उसको बना सके और अपनी फैमिली को आगे सही ढंग से चला सके। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रत्येक देश की आर्थिक विकास में विज्ञान तथा तकनीक का महत्वपूर्ण योगदान होता है। देश के विकास में योगदान हेतु बालकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होना भी आवश्यक है। शिक्षा के द्वारा ही इसे संभव बनाया जा सकता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। रुचियों के विकास का उद्देश्य। रुचियों के द्वारा ही बालक सीखने के लिए तत्पर होता है। रुचियां ही चरित्र को निर्धारित करती है। शिक्षा का उद्देश्य बालक के सर्वांगीण विकास हेतु रुचियों का विकास करना भी होना चाहिए। नागरिकता की भावना का विकास। एक योग्य नागरिक बनने हेतु बालकों में सामाजिक नेतृत्व का गुण विकसित करना भी शिक्षा के व्यक्तित्व विकास का एक उद्देश्य है। योग्य नागरिक बनकर ही बालक देश की प्रगति में सहायक हो सकता है। सामाजिक एवं वातावरण से समायोजन का उद्देश्य। बालकों में सामाजिक कार्यों, सामाजिक चेतना एवं सहयोग की भावना को विकसित करना भी शिक्षा के उद्देश्यों में निहित है। शिक्षित व्यक्ति पर्यावरण से सामंजस्य भी स्थापित कर लेता है। ठीक है, यहाँ सहयोग की भावना, जो बच्चों में टीम वर्क वगैरह हम बनाते हैं, सामाजिक चेतना की भावना और सामाजिक कार्य की भावना, ये सारी ही हम एजुकेशन के थ्रू बच्चों को सिखाते हैं। व्यक्तित्व उद्देश्य के पक्ष में तर्क। इस संबंध में विचार इस प्रकार दिए जा रहे हैं। रूसो जैसे प्रकृतिवादी शिक्षा का केंद्रीय लक्ष्य व्यक्ति का संपूर्ण मतलब स्वायत्त विकास मानते हैं। रूसो प्रकृतिवादी थे। ठीक है, रूसो के अनुसार प्रत्येक वस्तु जब वह प्रकृति सृजक के हाथों से निकलती है अच्छी होती है, किंतु मनुष्य के हाथों में आने से वह नष्ट हो जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षा को उन अवस्थाओं का निर्माण करना चाहिए जहाँ प्रत्येक शिक्षार्थी अपने व्यक्तित्व का स्वतंत्र रूप से विकास कर सके, उसे अपनी आंतरिक शक्तियों का विकास करने तथा क्षमताओं को पहचानने की छूट होनी चाहिए। जीव वैज्ञानिक ये मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में एक विशिष्ट प्राणी है। थॉम्पसन के अनुसार शिक्षा व्यक्ति के लिए होती है जिसका कार्य व्यक्ति को जीने में सहायता प्रदान करता है। शिक्षा व्यक्ति के जीवन के संरक्षण में सहायक होती है। अतः शिक्षार्थी को भी सभी शैक्षणिक प्रयासों और क्रियाओं का केंद्र होना चाहिए, न कि समाज का। किसका होना चाहिए केंद्र? शिक्षण प्रयासों और क्रियाओं का केंद्र होना चाहिए, न कि समाज का। मनोवैज्ञानिक के अनुसार शिक्षा एक व्यक्तित्व प्रक्रिया है। कोई भी
दो व्यक्ति समान बौद्धिक क्षमता के नहीं होते, इसलिए शिक्षा को व्यक्ति उन्मुख होना चाहिए। प्रगतिशील विचारक ये मानते हैं कि समाज का अंतिम कल्याण व्यक्तित्व के आंतरिक मूल्यों को उभारने में है। अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि शिक्षा व्यक्ति में प्रत्येक शिक्षार्थी की व्यक्तित्वता को सर्वोपरि रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शिक्षा के व्यक्तित्व उद्देश्य की आलोचना। अब इसकी आलोचना भी है, कोई भी हो चीज़ उसके मेरिट भी होते हैं और डीमेरिट्स भी होते हैं। अब इसका भी क्रिटिसिज्म है, इसको भी देख लेते हैं। शिक्षा के व्यक्तित्व लक्ष्य की आलोचना इस प्रकार की गई है। अकेला व्यक्ति एक कल्पना मात्र, ये किसने कहा है? टी रेमंड के अनुसार अकेला व्यक्ति कल्पना का मात्र एक अंश होता है। हम समाज से अलग व्यक्ति की कल्पना नहीं कर सकते। अकेला व्यक्ति अपने जीवन को संतोषजनक तरीके से नहीं जी पाता तथा उसे अपना जीवन भार स्वरूप प्रतीत होता है। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, नेचुरल एक सामाजिक प्राणी है। जॉन ड्यूबी के अनुसार सामाजिक प्राणी होने के कारण व्यक्ति संबंधों तथा परस्पर क्रियाओं के विस्तृत मिश्रण में विकसित होने तथा विचार करने वाला नागरिक है। अतः वह शिक्षा क्रिया जिसका कोई सामाजिक लक्ष्य नहीं होता व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति में असफल रहती है। तो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो मनुष्य को सामाजिक प्राणी बनाए। स्वाभाविक रूप से दोषी। शिक्षा में अकेले व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का विचार दोषपूर्ण है। कह रहे शिक्षा में अकेले व्यक्ति का नहीं होना चाहिए बल्कि सबका होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति का प्रदत्त पूर्ण स्वतंत्रता अनियंत्रित तथा आत्म अभिव्यक्ति का रूप ले सकती है। यह उन सभी सामाजिक तथा नैतिक नियमों का उपास करेगी जो समाज द्वारा नियमित जीवन का आधार है। सर पर्सी नन के अनुसार व्यक्तित्व सामाजिक वातावरण में ही विकसित होता है जहाँ वह समान रुचि एवं क्रियाओं पर अपना पोषण कर सके। मनुष्य की आध्यात्मिक प्रकृति के विरुद्ध। व्यक्तित्व लक्ष्य के आलोचक ये विश्वास करते हैं कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक व्यक्ति का है वह पशु, स्वार्थी और अनुशासनहीन है। उससे व्यक्ति से कोई मोह नहीं होता तथा वह प्रकृति के विरुद्ध चलने में भी कोई हिचक महसूस नहीं करता। वह प्रकृति को नष्ट करने में भी अभिमान समझता है। उसका एक अजीब दर्शन बन जाता है। वह सोचता है कि जब दूसरे उसकी परवाह नहीं करते तो वह भी दूसरों की परवाह क्यों करे। व्यक्ति समाज के योग्य होना चाहिए। व्यक्ति किसके योग्य होना चाहिए? समाज के योग्य होना चाहिए। रस्क ने भी कहा है कि शिक्षा का लक्ष्य व्यक्तित्व का विकास नहीं बल्कि व्यक्तित्व को संपन्न करना है। शिक्षा को मनुष्य को व्यक्ति से सामाजिक प्राणी में परिवर्तित करना चाहिए, उसे समाज के योग्य बनाना चाहिए। हमारी बुद्धिमत्ता का भी यही परिचायक है कि हम सामाजिक संपन्नता में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। स्वयं के हितार्थ तो सभी करते हैं, लेकिन हमें क्या करना है? पूरे समाज को लेकर चलना है। व्यक्ति की महानता का आधार सामाजिक होता है। महान व्यक्तियों की योगदान संसार से अलग नहीं थे। उनकी महानता समाज की संपन्नता को अपनाने के कारण ही उत्पन्न हुई थी। बिल्कुल, अगर समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा तो कैसे महान बनेंगे? नहीं बनेंगे ना। उन्हें किसी सामाजिक पृष्ठभूमि के विरुद्ध उन्होंने कार्य नहीं किया, अतः उनके महान योगदानों का आधार सामाजिक था, इसलिए वे समाज में रोल मॉडल के रूप में जाने जाते हैं। संक्षेप में शिक्षा का व्यक्तित्व उद्देश्य अपने अंतिम रूप में एक पक्षीय है। वह राष्ट्र की सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, साथ ही यह देश की आर्थिक स्थिति को अनुचित रूप से प्रभावित करती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य। पहले हमारा व्यक्तित्व उद्देश्य था, अब हमारा शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य, यानी कि शिक्षा है जो समाज के लिए भी जरूरी है। समाज के लिए कैसे? हमारे थ्रू समाज के लिए जरूरी है। समाज या राज्य का स्थान व्यक्तित्व से ऊंचा होता है। समाज के हित में ही व्यक्ति का हित निहित होता है। समाज से अलग उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। समाज में रहकर ही वह अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है, अपना विकास कर सकता है और उन्नति के पथ पर आगे बढ़ सकता है। जो बात व्यक्ति के बारे में सत्य है वही समाज के बारे में सत्य है।
समाज का निर्माण व्यक्ति करते हैं, अतः व्यक्तियों के अभाव में समाज अर्थहीन है। समाज अपनी एकता और उन्नति के लिए व्यक्तियों पर निर्भर है। समाज अपनी एकता और उन्नति के लिए व्यक्तियों पर निर्भर है। उनके सहयोग के बिना उसकी प्रगति असंभव है। इस प्रकार व्यक्ति और समाज का अटूट संबंध है, लेकिन शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य के अनुसार इस संबंध में समाज का स्थान व्यक्ति के स्थान से ऊंचा है। समाज का स्थान व्यक्ति के स्थान से ऊंचा है। व्यक्ति को अपने हित का ध्यान न रखकर समाज के हित का ध्यान रखना चाहिए। उसे आवश्यकता पड़ने पर समाज के लिए हर प्रकार का बलिदान देने के लिए तैयार भी रहना चाहिए। तो ये हमारा बताता है कि समाज के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं। सामाजिक उद्देश्य का अर्थ। सामाजिक उद्देश्य का अर्थ व्यक्ति में सामाजिकता की भावना उत्पन्न करना है। यह उद्देश्य मूलतः व्यक्ति को सामाजिकता अथवा नागरिकता के विकास करने पर बल देता है। इस उद्देश्य के समर्थकों और दार्शनिकों का मानना है कि समाज से परे मनुष्य का कोई भी अस्तित्व नहीं है। समाज में रहकर वे अपनी योग्यताओं, क्षमताओं का विकास कर अपने तथा अपने परिवार का जीवोपार्जन करता है। रेमंड के अनुसार निसमाज व्यक्ति कोरी कल्पना है। बिना समाज के व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। समाज की उन्नति में ही उसकी उन्नति है और समाज की क्षति ही उसकी क्षति है। अतः व्यक्ति को कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे समाज को हानि पहुंचे। अर्थात शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति में ऐसी योग्यता और क्षमताओं को उत्पन्न करना होना चाहिए जिससे वह समाज के हितों के लिए अपने हित को त्याग दे और समाज के दूसरे सदस्यों के साथ प्रेम, सहयोग, भाईचारे के साथ रह सके और एक आदर्श सामाजिक प्राणी बन सके। अब है हमारा सामाजिक उद्देश्य के रूप में। शिक्षा में सामाजिक उद्देश्य के 3 रूप मिलते हैं। इन तीनों रूपों का विस्तृत वर्णन इस प्रकार है। फर्स्ट है सामाजिक उद्देश्य का सामान्य रूप। जब तक मानव सामाजिक प्राणी है और समाज में सामाजिक संबंध के द्वारा जीवित रहता है और विकसित होता है, तब तक उसे अपनी व्यक्तित्व को कुछ सीमा तक सामाजिक या सार्वजनिक आवश्यकताओं के अधीन रखना होगा। इसके अलावा वह समाज की आवश्यकताओं के अनुसार अपने में परिवर्तन करेगा। फलस्वरूप चेतन व अचेतन रूप में उसकी व्यक्तित्व का दमन रहेगा। यह शिक्षा में सामाजिक उद्देश्य का साधारण रूप है। सामाजिक उद्देश्य का उग्र रूप। इसके समर्थकों का कथन है कि राज्य व्यक्ति और उसकी आकांक्षाओं से बहुत श्रेष्ठ है। अतः राज्य को व्यक्ति से संबंधित सभी बातों पर अधिकार होना चाहिए। यह निश्चय करना चाहिए कि केवल राज्य का ही कार्य नहीं होना चाहिए कि व्यक्ति के लिए शिक्षा के विषय और विधियों का क्या हो। ऐसा करते समय व्यक्ति के हित का ध्यान न रखकर केवल राज्य की आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। सामाजिक चेतना का उदार रूप। उदार रूप से शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य इंग्लैंड और अमेरिका जैसे प्रजातांत्रिक देशों में दिखाई देता है, जहां शिक्षा समाज सेवा के लिए और शिक्षा नागरिकता के लिए मानी जाती है। शिक्षा का उदार रूप हर दृष्टि से प्रशंसनीय है। अतः प्रत्येक राष्ट्र का एक कर्तव्य होना चाहिए कि वह अपनी शिक्षा प्रणाली को समाज के हितार्थ उदार स्वरूप प्रदान करे। अब हमारा शिक्षा का व्यवसायिक स्वरूप, इसमें व्यवसायिक विकास का उद्देश्य। शिक्षा में व्यवसायिक उद्देश्य स्वीकार करने का अर्थ है बच्चों को उनकी रुचि, रुझान, योग्यता एवं आवश्यकता अनुसार किसी उत्पादन कार्य जैसे खेती, किसी व्यवसाय जैसे दुकानदारों, वकालत, अध्यापन तथा डॉक्टरी, किसी लघु उद्योग जैसे कताई, बुनाई, बढ़ईगिरी, लुहारगिरी, चमड़े का कार्य या किसी बड़े उद्योग को चलाने हेतु तकनीकी संगठन एवं प्रशासन आदि की शिक्षा देना है। शिक्षा का व्यावसायिक उद्देश्य एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। मनुष्य की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति में भी शिक्षा सहायक होती है। ये सत्य है कि व्यावसायिक उद्देश्य को प्रधानता देने के कारण विकसित देशों के लोगों का जीवन अत्यंत व्यस्त हो गया है।
इन्हें आध्यात्मिक संतुष्टि के लिए समय ही नहीं मिल पाता। वे स्पर्धा, ईर्ष्या और द्वेष के शिकार हो रहे हैं। वे स्वार्थी हो गए हैं। उनमें पाशव प्रवृत्तियां अधिक विकसित हो गई हैं। मनुष्य वास्तविक सुख से दूर हो गया है। वास्तविक सुख मन की शांति में निहित है। मनुष्य लाखों भौतिक साधन जुटाने के बाद भी मानसिक सुख प्राप्त नहीं कर पाता। वह अपनी इच्छाओं से त्रस्त रहता है और इसी क्रम में उसका जीवन समाप्त हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति ये जानता है कि हमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यावसायिक उद्देश्य को स्वीकार करना चाहिए। बिना औद्योगिक विकास के कोई राष्ट्रीय आर्थिक विकास नहीं कर सकता। इस प्रकार व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। जीवोपार्जन की शिक्षा मुख्य उद्देश्य है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य भी क्या है? जीवन उपार्जन। जीवन उपार्जन अगर नहीं होगा तो वो शिक्षा किसी काम की नहीं रहेगी, क्योंकि आगे चलकर मनुष्य को अपनी जो रोजी रोटी है वो कमानी ही पड़ती है। तो शिक्षा ऐसी ही होनी चाहिए। अब है शिक्षा और दर्शन। पहले हम देखते हैं दर्शन का अर्थ और उसकी परिभाषा। दर्शन का अंग्रेजी रूपांतरण फिलॉसफी शब्द दो यूनानी शब्द फिलोसस और सोफिया से मिलकर बना है। फिलोसस का अर्थ है लव और सोफिया का अर्थ है विजडम। इस प्रकार फिलॉसफी दर्शन का शाब्दिक अर्थ हुआ लव ऑफ विजडम, ज्ञान से प्रेम। ड्यूई के अनुसार जब कभी दर्शन को गंभीरता से समझा गया है तब सदैव ये धारणा रही है कि इसका अर्थ विद्वता, ज्ञान प्राप्त कर लेना है जो जीवन के मार्ग को प्रभावित करता है। दर्शन की कुछ परिभाषाएं। ब्राइटमैन के अनुसार दर्शन शास्त्र को एक ऐसे प्रयास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके द्वारा मानव अनुभूतियों के संबंध में समग्र रूप में सत्यता से विचार किया जाता है अथवा जो संपूर्ण अनुभूतियों को बोधगम्य बनाता है। R.W. सेलर्स के अनुसार दर्शन एक व्यवस्थित विचार द्वारा विश्व और मनुष्य की प्रकृति के विषय में ज्ञान प्राप्त करने का निरंतर प्रयास है। प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो के शब्दों में, जो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करने तथा नई नई बातों को जानने के लिए रुचि प्रकट करता है, जो कभी संतुष्ट नहीं होता, उसे दार्शनिक कहा जाता है। कांट के अनुसार दर्शन बोध क्रिया का विज्ञान और उसकी आलोचना है। कांट क्या बोलते? दर्शन बोध क्रिया का विज्ञान और उसकी आलोचना करना ही। फिक्टे के शब्दों में दर्शन ज्ञान का विज्ञान है। बटल एंड रसेल के अनुसार अन्य क्रियाओं के समान दर्शन का मुख्य उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति है। वस्तुतः दर्शन के अंतर्गत प्रकृति, व्यक्तियों व वस्तुओं तथा उनके लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के विकास के निरंतर विचार किया जाता है। यह ईश्वर, ब्रह्मांड एवं आत्मा के रहस्यों तथा इनके पारस्परिक संबंधों का विवेचन करता है। उस व्यक्ति को हम दार्शनिक कहने लगते हैं जो इन्हीं सब प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयत्न करता है। अब है दर्शन शास्त्र का स्वरूप, प्रकृति एवं विशेषताएं। दर्शन विचार की सभी शाखाओं से संबंधित है। दर्शन की प्रकृति एवं विशेषताएं निम्नलिखित है। दर्शन की महत्वपूर्ण चिंता ईश्वर से निपटना है। यह ईश्वर के अस्तित्व, उसकी प्रकृति, उसकी गतिविधियों की पद्धति की संभावना का पता लगाने का प्रयास करता है। दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय ज्ञान है। यह आंतरिक एवं बाह्य ज्ञान पर चर्चा करता है। दर्शन की प्रमुख चिंता जीवन है। दर्शन मानता है कि ब्रह्मांड में कुछ भी जीवन से परे नहीं है तथा जीवन में कुछ भी दर्शन से परे नहीं है। इसके अतिरिक्त दर्शन जीवन की आलोचना एवं व्याख्या है। यह मानव जीवन की प्रकृति, अर्थ, उद्देश्य, उत्पत्ति तथा नियति की खोज करता है। दर्शन का मुख्य साधन तर्क है। तार्किक होने के नाते यह बिना तर्क के कुछ भी नहीं मानना चाहता। तार्किक विश्लेषण एवं संश्लेषण के इसकी तर्क संगत विधियां हैं।
वैज्ञानिक विधि पद्धति से निपटने के कारण विज्ञान के आधार पर दर्शन में सब कुछ पद्धतिगत है। दर्शन शास्त्र मनोविज्ञान के साथ घनिष्ठतम संबंधित है। यह मनोविज्ञान के कार्यों का खुलासा करने के लिए प्रयास है। ब्रह्मांड के रहस्यों को दर्शन में महत्व दिया जाता है क्योंकि वे दर्शन के लिए हर समय आने वाले प्रश्न हैं। दर्शन और साहित्य एक दूसरे के साथ निकटता से जुड़े हैं। दर्शन अक्सर साहित्यिक कार्यों के माध्यम से प्रकट होता है। दर्शन भी पशु और पौधे के जीवन में से संबंधित है। दर्शन शास्त्र भी विज्ञान से संबंधित है। यह विज्ञान की उत्पत्ति, विज्ञान के तरीकों को बदलने की संभावना का पता लगाने का प्रयास करते हैं। दर्शन का भारतीय पाश्चात्य स्वरूप। ओके, अब हमारे इंडिया में कैसा है और बाहर कैसा है देख लेते हैं। वेस्टर्न में दर्शन पाश्चात्य हो या भारतीय हो, दोनों की उत्पत्ति जिज्ञासा को शांत करने के लिए होती है। मानव स्वभाव से ही सोचना, मानव स्वभाव ही है सोचना, बिल्कुल मानव का स्वभाव सोचना है। इसी कारण दुनिया के अन्य प्राणियों से वह भिन्न माना जाता है। यही उसका धर्म है। सोचने के लिए उसे रुकना नहीं पड़ता, न वह अपने अनुभवों तक ही सोचने में सीमित रहता है। अनुभव के दायरे के बाहर जाने की शक्ति भी उसमें होती है और जिस विश्व में वह रहता है उसके विषय में उसकी जिज्ञासा होती है और उसके विषय में विचार करता है। यही उसका दर्शन है। और उसका दर्शन इसलिए जब तक मनुष्य है दर्शन भी अवश्य होगा। एक दूसरे में अंतर बस इतना है ही है कि यदि किसी का सोचना विरोध रहित और सुव्यवस्थित होता है तो उसके विचारों को अच्छा दर्शन, और यदि दूसरों को सोचना अव्यवस्थित व भ्रमयुक्त है तो उसके दर्शन को भ्रमात्मक कहेंगे, मतलब वो भ्रम में है खुद ही। मनुष्य का सोचना भी वास्तव में देश और काल से प्रभावित होता है, इसलिए सभी देशों का दार्शनिक दृष्टिकोण एक जैसा नहीं होता। सभी दर्शनों में साम्य होते हुए भी दृष्टिकोण का अंतर अवश्य होता है। यही अंतर हम पाश्चात्य और भारतीय दर्शन में भी पाते हैं। भारत में दार्शनिक चिंतन का जीवन से ही बहुत ही घनिष्ठ संबंध रहा है। दार्शनिक चिंतन का उद्देश्य केवल सत्य का अन्वेषण या खोज ही नहीं, जैसा कि पश्चिम देशों का विचार है, बल्कि सत्य का साक्षात्कार माना जाता है। इसलिए इसे हम दर्शन अर्थात साक्षात्कार कहते हैं। दर्शन केवल सैद्धांतिक अन्वेषण नहीं बल्कि उसके अनुकूल जीवन को ढालने का प्रयास भी है। इसलिए दर्शन केवल मानसिक व्यायाम नहीं बल्कि जीवन भर का आधार है। दर्शन का यह उद्देश्य हम पश्चिमी देशों में कम पाते हैं। आधुनिक काल में कुछ पश्चिमी दार्शनिक ने इस पहलू को भी ध्यान में रखा है। उन्होंने दर्शन को व्यक्तित्व, सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन की आधारशिला बताया है। दूसरी बात यह है कि पाश्चात्य दर्शन का उद्भव शुद्ध जिज्ञासा को शांत करने हेतु हुआ है, पर भारतीय दर्शन का लक्ष्य अधिकतर दुख का निवारण ही माना जाता है। इसका उद्देश्य है कि मोक्ष की प्राप्ति तब होती है जब साधक को सत्य का साक्षात्कार होता है। अतः दुख के निवारण हेतु ही भारतीय दर्शन की उत्पत्ति हुई है। दोनों दृष्टिकोणों में अंतर रहने पर भी दोनों में आधारभूत साम्य है और दोनों का विषय एक ही है, संपूर्ण विश्व। इसीलिए दोनों में मौलिक भेद नहीं मानना चाहिए। दर्शन का क्षेत्र, अब दर्शन के क्षेत्र कौन कौन से हैं? दर्शन शास्त्र के स्वरूप से ही उसका क्षेत्र स्पष्ट हो जाता है। विश्व को उसकी संपूर्णता में समझने की मानसिकता चेष्टा ही दर्शन है। इसलिए मानव अनुभूति का कोई भी क्षेत्र नहीं है जिसमें दर्शन शास्त्र का संबंध नहीं है। समस्त विश्व ही सामान्य रूप में दर्शन शास्त्र का विषय है, पर दुनिया की हर चीज का विवरणात्मक अध्ययन किसी के लिए संभव नहीं है। अतः भिन्न भिन्न पदार्थों में भिन्न भिन्न वर्ग बने हुए हैं। विशिष्ट वर्गों का अध्ययन विज्ञानों में होता है, जैसे भौतिक शास्त्र में जड़ तत्व का अध्ययन किया जाता है, रसायन शास्त्र में रसायनों का, जीवन शास्त्र में जीव का। प्रत्येक विज्ञान बिना विवेचना की कुछ मूल आधारों को सत्य मान लेता है, परंतु उन्हीं मूल आधारों का उन्हीं आधारों की विवेचना दर्शन शास्त्र में होती है। इसमें विज्ञान द्वारा प्राप्त नियमों का संबंध तथा मूल्यांकन होता है।
प्रत्येक विज्ञान का संबंध दृश्य जगत से है, अर्थात जैसा पदार्थ जिनका अनुभव किया जाता है, अनुभव जगत के परे कोई तत्व नहीं है। अनुभव जगत के परे कोई तत्व है या नहीं, इसकी विवेचना दर्शन शास्त्र में होती है। इसलिए विवेच्य क्षेत्रों में आत्मा और ईश्वर आते हैं। प्रकृति, आत्मा और ईश्वर तीनों ही दर्शन शास्त्र के विवेच्य विषय हैं। किसी भी समस्या के समाधान की चेष्टा मनुष्य ज्ञान के लिए ही करता है। अतः सत्य को जानने के लिए यह जान लेना आवश्यक है कि जानने का अर्थात ज्ञान का साधन और उसकी वास्तविकता क्या है। ज्ञान संबंधी समस्याएं भी दर्शन शास्त्र के विषय हैं। दर्शन और जीवन में बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। अतः मनुष्य अपने अनुभवों का मूल्यांकन करता है। उन मूल्यों के लिए अच्छा, खराब, उचित, अनुचित, सुंदर, कुरूप आदि संज्ञाएं दी जाती है। इन मूल्यों का अर्थ है कि क्या ये हमारे विचार मात्र हैं या इनका वास्तविक अस्तित्व भी है। इसकी मीमांसा भी दर्शन शास्त्र में होती है। कुछ दार्शनिकों के अनुसार ईश्वर, आत्मा आदि जो अनुभव के परे है, उन्हें दर्शन शास्त्र का विषय नहीं मानना चाहिए। उनके अनुसार वही सार्थक है जिसको अनुभव द्वारा सिद्ध किया जा सके। ईश्वर आदि के विचारों की अनुभव द्वारा परीक्षा संभव नहीं है, अतः यह शब्द निरर्थक है। अतः किसी भी विज्ञान के विषय विवेच्य विषय नहीं हो सकते। ईश्वर, आत्मा आदि के संबंध में जो इनके विचार हैं, उनकी योग्यता चाहे जो भी हो, दर्शन शास्त्र के विषय में इनका मत मान्य नहीं है। यदि दर्शन अनुभव जगत तक ही सीमित हो तो विज्ञान और दर्शन में फर्क ही क्या रह जाएगा। फिर यह विचरने के लिए भी कि ईश्वर, आत्मा आदि निरर्थक है, हमें इन विषयों का विचार करना पड़ता है कि अतः ये दर्शन शास्त्र के विषय हो जाते हैं। भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार दर्शन का उद्देश्य दुख का निवारण अर्थात मोक्ष की प्राप्ति। अतः जितनी भी विद्याएं हैं वे दर्शन के साधन मानी जाती हैं। दर्शन का क्षेत्र सर्वव्यापक है, इसलिए औषधि विज्ञान, व्याकरण आदि विद्याएं भी उसी के अंतर्गत विचारी जाती है। पश्चिम के आधुनिक विद्वानों ने भी दर्शन में व्याकरण, साहित्य आदि पर विचार करना प्रारंभ किया। अतः हम कह सकते हैं कि दर्शन शास्त्र में जिन समस्याओं पर विचार किया जाता है वह सब दर्शन के क्षेत्र के अंतर्गत आती है। शिक्षा और दर्शन का संबंध। अब हम देखेंगे शिक्षा और दर्शन का संबंध। दर्शन जीवन और समाज के मूल्यों और आदर्शों के विषय में निर्देशित करता है। समाज विशेष की संस्कृति के संदर्भ में इन मूल्यों तथा आदर्शों की गहराई में जाकर व्याख्या करता है तथा उच्च जीवन मानदंड निश्चित करता है। शिक्षा अपनी व्यवहारिक योजनाओं के माध्यम से दार्शनिक सिद्धांतों को ही क्रियात्मक रूप से प्रदान करती है। बिना दर्शन के शिक्षा अपना आधार ही जैसे खो बैठेगी। शिक्षण दृष्टिकोण से दर्शन का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसके द्वारा शिक्षा का पथ प्रदर्शन किया जाता है। बटलर के अनुसार दर्शन शिक्षा के प्रयोगों के लिए पथ प्रदर्शक है। शिक्षा अनुसंधान के क्षेत्र के रूप में दार्शनिक निर्णय के लिए निश्चित सामग्री को प्रदान करती है। शिक्षा का दर्शन की शाखाओं तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा से परस्पर संबंध निम्न प्रकार है। तत्व मीमांसा मानव की उत्पत्ति के विषय में चिंतन व्यक्त करता है। यह मानव के ब्रह्मांड से संबंध पर भी ध्यान देता है। ईश्वर के संबंध में धारणाओं का स्पष्टीकरण तत्व मीमांसा द्वारा होता है। शिक्षा के लिए तत्व मीमांसा का निहितार्थ वस्तुतः तत्व मीमांसा ही जीव जगत के संबंधी अवधारणा छात्र की
संकल्पना, छात्र शिक्षक संबंध, पाठ्यचर्या तथा शिक्षक मूल्यों को प्रभावित करती है। उदाहरणतः भौतिकतावादी दर्शन में आस्था रखने वाला शिक्षक बालक को एक भौतिक पदार्थ के रूप में ही देखेगा तथा उसकी शिक्षण विधि भी उद्दीपन अनुक्रिया के सिद्धांत पर ही आधारित होगी। ऐसी स्थिति में जीवन के मूल्य भी भोगवादी तथा ठोस जगत में सुखपूर्वक रह सकने से संबंध होंगे, लेकिन इसके विपरीत यदि जगत तत्वों से बना हुआ स्वीकार किया जाए तो छात्र तथा शिक्षा संबंधी अवधारणाएं भी उसी के अनुरूप बदल जाएंगी। यानी कि जो शिक्षक होगा वो शिक्षा को भी और बालक को भी मैटर के रूप में ही देखेगा। ज्ञान मीमांसा। प्राचीन काल में इस विभाग को भले ही दर्शन विभाग कहा जाता था, लेकिन तत्कालीन दर्शन शास्त्रियों ने इसे ही दर्शन शास्त्र की एक प्रमुख विषय वस्तु के रूप में स्वीकार किया था। इस विभाग में मानव बुद्धि एवं उसकी ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता से संबंधित समस्याओं पर विचार किया जाता है, जैसे दृष्टि के ज्ञान प्राप्त करने की सीमा, उसके साधन, प्रमाण ज्ञान के स्वरूप, सत्य और असत्य के स्वरूप, यथार्थ और भ्रम के स्वरूप तथा मानव बुद्धि के यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर सकने की संभावनाएं आदि। ज्ञान मीमांसा तथा तत्व मीमांसा में अंतर। ज्ञान मीमांसा तत्व मीमांसा से संबंधित होती है। उदाहरणतः जगत के संबंध में यदि हमारा दृष्टिकोण भौतिकवादी है तो ज्ञान प्राप्ति के साधन प्रत्यक्ष इंद्रिय ज्ञान से संबंध होंगे। ज्ञान प्राप्ति की विधि वैज्ञानिक मानी जाएगी और प्रत्यक्ष ज्ञान ही केवल वैध माना जाएगा। जबकि जगत को यदि आध्यात्मिक माना जाता है तो ज्ञान प्राप्ति की विधि तर्क परक तथा सहज ज्ञान से संबंध होगी। शिक्षा के लिए ज्ञान मीमांसा का निहितार्थ बोलते हैं इसको। विद्यालय का पाठ्यचर्या निर्धारित करते समय ज्ञान मीमांसा हमें प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से प्रभावित करती है। विषयों के चयन, पाठ्यक्रम के संकलन तथा पाठ्य पुस्तकों के निर्माण में यह हमें स्पष्ट रूप से प्रभावित करती है। ज्ञान मीमांसा हमारी शैक्षणिक विधियों को भी प्रभावित करती है। हमारी शिक्षा व्यवस्था में वैज्ञानिक विधि का कम प्रयोग, अनुकरण तथा सतत वाक्यों की महत्ता, सहज ज्ञान पर अधिक निर्भर रहना हमारी दार्शनिक धारणाओं को स्पष्ट रूप से परिलक्षित करते हैं। मूल्य मीमांसा। मूल्य मीमांसा का संबंध मानव जीवन के विभिन्न मूल्यों, उद्देश्यों और आदर्शों से होता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित 3 विभाग आते हैं: तर्कशास्त्र, नीतिशास्त्र और सौंदर्य शास्त्र। तर्कशास्त्र क्या है? मूल्य मीमांसा के अंतर्गत इस विभाग का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि तर्क के द्वारा ही यथार्थ के रूप का निर्धारण किया जा सकता है। यह शास्त्र ही अपनी आगमन और निगमन विधियों के द्वारा तर्क की वैज्ञानिक विधियों का भी बोध करता है। इस विभाग के अंतर्गत तर्कपूर्ण चिंतन, कल्पना अथवा अनुमान, उसके लक्षण, तर्क ही पद्धति आदि के संबंध में विचार किया जाता है। नीति शास्त्र इस विभाग के अंतर्गत मनुष्य के आचरण से संबंधित विभिन्न समस्याओं पर विचार करके विश्लेषण किया जाता है कि मनुष्य को कैसा आचरण करना चाहिए और कैसा नहीं करना चाहिए। सौंदर्य शास्त्र इस विभाग में सौंदर्य संबंधी विभिन्न समस्याओं पर विचार किया जाता है, जैसे सौंदर्य तथा असौंदर्य क्या है, उसके लक्षण क्या है और उसके मानदंड क्या हो सकते हैं। शिक्षा के लिए मूल्य मीमांसा के निहितार्थ। शिक्षा की दृष्टि से दर्शन शास्त्र की इस शाखा का अत्यधिक महत्व है। नैतिक जीवन। शिक्षा की दृष्टि से दर्शन शास्त्र की इस शाखा का अत्यधिक महत्व है। नैतिक जीवन नीति शास्त्र के क्षेत्र में आता है तथा सज्जीवन सौंदर्य शास्त्र तथा नीति शास्त्र के अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त मूल्य मीमांसा हमारी अनुशासन संबंधी धारणा को प्रभावित करती है। मूल्य मीमांसा के अंतर्गत करणीय तथा अकरणीय की व्याख्या की जाती है एवं मानव व्यवहार के औचित्य अनुचित्य का विचार किया जाता है। दूसरे शब्दों में यह विभाग सुंदर असुंदर, शुभ अशुभ तथा अच्छे बुरे की विवेचना से संबंधित है। अब है हमारा दर्शन पर शिक्षा का प्रभाव। शिक्षा पर दर्शन के प्रभाव को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट किया जाता है। फर्स्ट है हमारा, दर्शन शिक्षा के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है।
दर्शन वह सूर्य है जिसके चारों ओर शिक्षा के विभिन्न पहलू परिक्रमा करते हैं। शिक्षा की सभी समस्याएं दर्शन की समस्याएं हैं। शिक्षा के विभिन्न अंग दर्शन से सदैव प्रभावित होते रहते हैं। दूसरे शब्दों में जब जब भी किसी दार्शनिक विचारधारा में परिवर्तन होता है, तभी शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यचर्या, शिक्षण विधियों तथा पाठ्य पुस्तकों में भी परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाता है। कभी कभी शिक्षा के संपूर्ण स्वरूप में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। दर्शन उस लक्ष्य को निर्धारित करता है जिस पर शिक्षा को चलना है। शिक्षा का अर्थ है बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाना। लेकिन समस्या यह है कि व्यवहार परिवर्तन किस दिशा में होना चाहिए तथा वास्तविक लक्ष्य क्या हो। दर्शन जीवन के वास्तविक लक्ष्यों को निर्धारित करता है तथा इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से शिक्षा का मार्गदर्शन करता है तथा उसका संचालन भी करता है। इसलिए हमें विभिन्न वादों के अंतर्गत शिक्षा के लक्ष्य भी भिन्न भिन्न देखने को मिलते हैं। शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है। वस्तुतः दर्शन विभिन्न कार्यों का सैद्धांतिक पक्ष है, जबकि शिक्षा व्यवहारिक पक्ष है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि दर्शन ही हमारे जीवन के लक्ष्य एवं सिद्धांतों का निर्माण करता है तथा शिक्षा का उन सिद्धांतों का प्रयोग में भी लाती है तथा शिक्षा उन सिद्धांत को भी प्रयोग में लाती है। अर्थात शिक्षा के माध्यम से ही जीवन के सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप प्रदान किया जाता है। इससे स्पष्ट है कि शिक्षा एवं दर्शन का घनिष्ठ संबंध है। दर्शन एवं शिक्षा की शाखाएं। इसके अंतर्गत 3 प्रकार की शाखाएं आती है: तत्वमीमांसा तथा शिक्षा, ज्ञान मीमांसा तथा शिक्षा, मूल्य मीमांसा तथा शिक्षा। तत्वमीमांसा के अंतर्गत वस्तुओं की वास्तविक प्रकृति के बारे में अध्ययन किया जाता है। ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत ज्ञान संबंधी समस्याओं पर विचार विमर्श किया जाता है तथा मूल्य मीमांसा के में तर्क, मूल्य तथा सौंदर्य, इन तीनों विषयों पर विचार किया जाता है। दर्शन अंतिम प्रश्नों के उत्तर देता है। दर्शन अंतिम प्रश्नों के उत्तर देता है। शैक्षिक दर्शन के आधार पर शैक्षिक समस्याओं की व्यवस्थित रूप में व्याख्या करता है। रसेल के अनुसार शिक्षा के अंतिम प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास ही दर्शन है। अतः शिक्षा के अंतिम प्रश्न दर्शन के रूप में भी अंतिम प्रश्न होते हैं। इस प्रकार दर्शन शिक्षा को निर्देशन प्रदान करता है तथा अनुरित प्रश्नों का संतोषजनक ढंग से उत्तर भी देता है, जो मानव मस्तिष्क में निरंतर विचरण करते हैं। शिक्षा का दर्शन पर प्रभाव। शिक्षा का दर्शन पर प्रभाव। दर्शन पर शिक्षा के प्रभाव को निम्नलिखित बिंदु से समझते हैं। शिक्षा दर्शन के निर्माण की आधारशिला है। वस्तुतः दर्शन के निर्माण और विकास हेतु अवलोकन, चिंतन, मनन आवश्यक होता है। शिक्षा के द्वारा ही हम भाषा सीखते हैं। अशिक्षित व्यक्ति से दर्शन जैसे विषय के संबंध के बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती। इससे स्पष्ट है कि शिक्षा दर्शन के निर्माण की आधारशिला है। इस प्रकार चाहे हम भारतीय दर्शन की बात करें या फिर पाश्चात्य दर्शन की, उनके मूल में शिक्षा की संकल्पना ही कार्य करती है। शिक्षा दर्शन का संरक्षण करती है। दर्शन के द्वारा नए सिद्धांतों, नई विचारधाराओं तथा नवीन तथ्यों की खोज की जाती है तथा शिक्षा इन्हें नई पीढ़ी तक पहुंचाती है। शिक्षा के अभाव में नई पीढ़ी तक दार्शनिक सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकती। इस प्रकार शिक्षा के माध्यम से दर्शन के ज्ञान को संचित एवं सुरक्षित रखा जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षा दर्शन की हर प्रकार से सहायता करती है तथा उसे एक नई राह पर लेकर चलती है। शिक्षा दार्शनिक सिद्धांतों को मूर्त रूप देती है। प्राय दार्शनिक सिद्धांत अत्यंत सूक्ष्म गूढ़ होते हैं। शिक्षा के माध्यम से ही इन दार्शनिक सिद्धांतों को मूर्त एवं स्थूल रूप प्रदान किया जाता है, जिससे इनको प्राप्त करना सरल हो जाता है। किसी ने सत्य ही कहा है कि
शिक्षा जीवन के सिद्धांतों एवं आदर्शों को प्राप्त करने का वास्तविक साधन है। दर्शन इतने गूढ़ तथ्यों से भरा होता है कि इन्हें आसानी से नहीं समझा जा सकता। शिक्षा इन तथ्यों के जो शिक्षा है इन तथ्यों को मूर्त रूप प्रदान कर सहज रूप प्रदान करती है ताकि इन्हें आसानी से समझा जा सके। शिक्षा दर्शन को नई समस्याओं से परिचित करती है। मनुष्य एक गतिशील एवं प्रगतिशील प्राणी है। विकास के पथ में उसके सामने नई समस्याएं उत्पन्न होती है। जब दार्शनिक इन समस्याओं पर चिंतन करके अपने विचारों का मंथन करता है तो दर्शन का विकास होता है। AKL श्रीमाली शिक्षा शास्त्र से ये अपेक्षा करते हैं कि वे अपनी समस्याओं का दार्शनिक हल तलाश कर सकें ताकि उनका सामाजिक जीवन में सार्थक उपयोग किया जा सके। शिक्षा दर्शन पर गतिशील रखती है। शिक्षा दर्शन को गतिशील रखती है। शिक्षा व्यक्ति में निरीक्षण एवं चिंतन शक्ति का विकास करती है तथा उसे जीवन में नई समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनाती है। दार्शनिक इन जीवन समस्याओं के दार्शनिक हल को ढूंढते हैं। इस समस्या समाधान की प्रक्रिया में नवीन दार्शनिक सिद्धांतों का निर्माण होता है। बाद में यही ज्ञान दर्शन शास्त्र का अंग बन जाता है। साथ ही दर्शन उन सिद्धांतों का त्याग करता जाता है जो असत्य सिद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार शिक्षा दर्शन को गतिशील रखती है तथा उसमें नित्य नए आयाम विकसित करती रहती है। अब हमारा पॉइंट है शिक्षा के विभिन्न अंगों पर दर्शन का प्रभाव। शिक्षा के विभिन्न अंगों पर दर्शन के प्रभाव को निम्न प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। दर्शन और शिक्षा के उद्देश्य। रक्स के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों का जीवन में साध्यों के साथ घनिष्ठ संबंध होता है और दर्शन यह निर्णय करता है कि जीवन का क्या उद्देश्य है। तब शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण भी उसी के द्वारा किया जाना स्वाभाविक है। वस्तुतः हमारा जीवन के प्रति जैसा दृष्टिकोण होगा शैक्षिक उद्देश्य भी हमारे द्वारा उसी प्रकार के निश्चित किए जाएंगे। भौतिकवादी दर्शन शिक्षा का उद्देश्य भौतिकवादी जीवन का विकास निश्चित करेगा और आध्यात्मिक दर्शन द्वारा शिक्षा का उद्देश्य आत्म अनुभूति निर्धारित करेगा। दर्शन एवं शिक्षा का पाठ्यक्रम। रक्स के अनुसार शिक्षा दर्शन पर पाठ्यक्रम के संबंध में जितनी निर्भर है उतनी अन्य किसी शैक्षिक समस्याओं के संबंध में नहीं। वस्तुतः पाठ्यक्रम पर दर्शन का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। उदाहरणतः आदर्शवादी दर्शन के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य जीवन के शाश्वत मूल्यों की प्राप्ति है। प्रकृतिवादी दर्शन के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बालक की व्यक्तित्वता का विकास करना है तथा प्रयोजनवादी पाठ्यक्रम में बालक की वर्तमान एवं भावी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उपयोगी क्रियाओं को स्थान देने के बल पर है।